एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं। तो उनके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के प्रोज के सेक्शन से ये लास्ट चैप्टर है, लाइक सेकेंड लास्ट। तो चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हम देखने जा रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो पोस्ट कर दिया है हमारे चैनल पे, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो जाके आप चेकआउट कर ले हमारे चैनल पे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, ठीक है। और भी अदर जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश के वो भी वहां पे पोस्टेड हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने एग्जाम में तो डेफिनेटली वो वीडियोस हेल्पफुल होंगे। तो जाके आप इंग्लिश के जो वीडियोस है इंग्लिश के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे कीजिए चेकआउट। फाइनली हम इस चैप्टर की बात कर लेते हैं जो है चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया एक एसे आप बोल सकते हैं, एक एसे है जिसमें वो बात करते हैं, जैसा कि नाम में दिख रहा है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। जो इंडियन सभ्यता है, इंडिया की जो हमारी आप सोसाइटी बोल सकते हैं, उसमें क्या है, जो यूनिटी है, एकता है लोगों में। हर बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग रिचुअल्स करने वाले, अलग अलग तरह के कल्चर को मानने वाले, अलग अलग तरह की खान पान, कपड़े, भाषा अलग अलग है। आप बिहार की बात कर ले तो यहाँ पे अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक तरह के भोजन है, अनेक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होते हुए भी यहाँ पे क्या है, एकता देखने को मिलती है लोगों में। जो भारतीयता की भावना है वो देखने को मिलती है। तो इसी की बात हुमायूं कबीर इस चैप्टर में करते हैं और वो बोलते हैं कैसे इंडिया पे बहुत सारे इन्वेडर्स जो बोल सकते हैं आप, हमलावर आए, आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए। उन्होंने इंडिया पे क्या किया, कोशिश किया कि वो इंडिया पे राज कर सके, अपने कल्चर को इंडिया पे थोप सके। लेकिन इंडिया ने क्या किया, उनके कल्चर को भी अपनाया और अपने जो पुराना उनका कल्चर है, हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, उसे भी उसमें जिंदा रखा, ठीक है। दोनों न्यू और ओल्ड जो चीजें थी उनको मिला के अभी तक इंडिया चल रहा है, इंडिया की सभ्यता चल रही है, इंडिया का कल्चर अभी तक फल फूल रहा है, ठीक है। इसी की बात इस चैप्टर में हुई है। तो आई होप आपको इस चैप्टर को जो मैंने ब्रीफली समझाया समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट हम देख लेते हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर में क्या है। फर्स्ट है, इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ, इंडियन सोसाइटी में कैपेसिटी विशेषता है किसकी, रिवाइवल की, हेट्रेड की, रीएडजस्टमेंट की या फिर इंडिफरेंस की। तो रिवाइवल मतलब क्या होता है, फिर से पुनर्जीवित होना, वो होता है रिवाइवल। तो कभी इंडियन सभ्यता मरी ही नहीं तो जीवित कैसे होगी दोबारा, कभी ये मरी नहीं है, हमेशा से जीवंत सभ्यता है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ, रिवाइवल इज नॉट करेक्ट। हेट्रेड नफरत फैलाना, वो भी करेक्ट नहीं होगा। रीएडजस्टमेंट आप देख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में क्या है, रीएडजस्टमेंट की कैपेसिटी है, मतलब जो उसकी शक्ति आप एक तरह से बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं, वो है रीएडजस्टमेंट की। वो क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है चीजों के साथ, ठीक है। जैसे अब मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे आक्रमणकारी आए इंडिया पे, जैसे आप बोल सकते हैं आर्यंस आए, ब्रिटिशर्स आए। अगर अभी की बात कर ले 300 साल पहले, 400 साल पहले, उन्होंने क्या किया था, बहुत ही तभी से वो करते आ रहे, हमारे उस पर राज करते आ रहे थे। अभी 75-76 साल हुए जब हम आजाद हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगाली आए, बहुत सारे अलग अलग जगह के आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपने कल्चर को अपने साथ लाया। लेकिन इंडिया के जो लोग थे, इंडिया की जो कल्चर थी, उसने क्या किया, अपने कल्चर को भी जीवित रखा और साथ ही साथ उनके कल्चर से भी कुछ चीजें ले ली। जैसे अभी मैं इंग्लिश आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश किसके साथ आया था, तो ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश को अपने साथ लाया। इंग्लिश अभी तक हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारी लाइक इंडिया की 90% पॉपुलेशन इंग्लिश में बात कर सकती है, समझ सकती है, ठीक है। काम भी हमारा बहुत सारा इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश क्या है, बाहरी चीज है, लेकिन हमने इंग्लिश को इतना ज्यादा हद तक अपना लिया है कि वो भी हमें अपना फील होता है, ठीक है, अपने लैंग्वेज की तरह फील होता है। तो हमने क्या किया, एडजस्ट किया ना, नई चीजें आई तो हमने उसके साथ एडजस्ट किया और उस चीजों को अपना लिया, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ
रिवाइवल, हेट्रेड, रीएडजस्टमेंट या फिर इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब होता है फर्क नहीं पड़ा किसी भी चीज से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इंडियन सोसाइटी क्या है, वो चीजों को देखती है, समझती है, अपनाती है चीजों को, ठीक है। तो क्या सही होगा, रिवाइवल, हेट्रेड या फिर रीएडजस्टमेंट या फिर इंडिफरेंस। तो रीएडजस्टमेंट क्या है, करेक्ट आंसर है, ओके। इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट। सेकेंड है हमारा, रैपिड मूवमेंट डज नॉट गिव द रियल ऑफ ट्रेवल। यहाँ पे हमें फील करना है, ठीक है। ये भी किसी शायद दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। तो रैपिड मूवमेंट डज नॉट गिव द रियल डैश ऑफ, तो मैं आंसर बता देती हूँ इसका क्या होगा, नॉलेज, प्लेजर, पेन या फिर ड्रीम। तो ये तो लाइन आप ऐसे ही बोल सकते हो कि रियल रैपिड मूवमेंट जो तेजी से जो मूवमेंट हो रही है, तेजी से जो दुनिया अभी चलने लगी है, उसमें क्या होता है, जो आप ट्रैवलिंग का जो मजा था, पहले लोग क्या होते थे, बहुत लंबे सफर पर निकलते थे, हर चीज छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते थे, देखते थे, समझ पाते थे लोगों के कल्चर को, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, आप कहीं जाते हो, फटाक से एरोप्लेन बुक या फ्लाइट बुक की, पहुंच गए, 2-3 दिन बिताया, वापस आ गए, तो वहां के रियल कल्चर को आप कहीं घूमने जा रहे हो तो नहीं समझ पाते हो। तो जो रियल प्लेजर है, ठीक है, वो ट्रेवलिंग का नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रैपिड मूवमेंट, बिकॉज बहुत तेज हो गई है आजकल की दुनिया। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं है, बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ये आंसर बता दिया। थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का है, तो इट वॉज अर्लियर बिलीव दैट द डैश वर द अर्लीस्ट इन्वेडर। यहाँ पे हमें फील करना है, डैश वर द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर को जब आपने पढ़ा होगा या फिर हमारी वीडियो आपने देखी होगी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा था कि जो रिसर्चर्स थे, जो रिसर्च करते हैं लोग, जो आप बोल सकते हैं इंडियन कल्चर या फिर जो पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया, इंडिया की हिस्ट्री को जिन्होंने पढ़ा, उनका अभी तक मानना था कि इंडिया को इन्वेड करने वाले जो आक्रमणकारी थे, ठीक है, उनमें से सबसे पहले कौन थे, अर्लीस्ट इन्वेडर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे शुरुआत में आने वाले इन्वेडर कौन थे, ए में टर्किश है, बी में ग्रीक है, सी में आर्यंस है, डी में ब्रिटिशर्स है। तो उनका मानना था जो आर्यंस है, ठीक है, आर्यों ने सबसे पहले भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। आर्यों ने क्या किया था, भारत की जो आप बोल सकते हैं भूमि पे क्या किया था, राज किया था, ठीक है। पर वो भी आर्यंस भी धीरे धीरे क्या हो गया, उनका भी शासन खत्म हो गया। इट वॉज अर्लियर बिलीव दैट द आर्यंस वर द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन मासेस एंड क्लासेस डिफर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ व्हाट। क्या लैक करता है और इसकी वजह से इंडिया की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसमें डिफरेंसेस हैं, उसमें क्या है, विभिन्नता है। किसकी वजह से, ए हेयर, बी अपॉर्चुनिटी, सी फूड, डी ड्रेस। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसा दिया गया है कि आप अपॉर्चुनिटी ही लगाओगे और यही करेक्ट आंसर है। द मासेस, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें विभिन्नता है। वहां क्या है, इंडिया में हाई क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, आप देख सकते हो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो किसी का इनकम बहुत ही ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, कि वो बस क्या खाएंगे अगले टाइम उन्हें वो तक नहीं पता। जो ये डिफरेंस है, जो किसकी वजह से है, तो अपॉर्चुनिटी की वजह से। अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा आपके पास होगी, उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, पैसे कमा सकते हो आप, उतना ज्यादा आपके पास क्या हो सकता है, आप लाइफ में सक्सेस कर सकते हो। लेकिन जिनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, जिनके पास आप मौके ही नहीं दे रहे हो, वो कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, कैसे अपने होते हैं, अपने क्या कर सकते हैं, उसे इनकम को बढ़ा सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो जो डिफरेंस है मासेस और क्लासेस में, विभिन्न वर्गों और विभिन्न पॉपुलेशन, जनता में जो डिफरेंस है, विभिन्नताएं हैं, वो क्यों है, अपॉर्चुनिटी की वजह से, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की कमी की वजह से, कहीं किसी पर्सन आप ले लीजिए जैसे अंबानी है, उनके पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास इतनी बड़ी कंपनी, उनमें बहुत सारे लोग हैं। तो अगर उनके पास कोई डील आएगी, और आप बात कर ले किसी छोटे कंपनी की, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, तो पहले कौन कंपनी आपको लगता है चांस होगा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, तो ऑब्वियसली एक बड़ी कंपनी, ठीक है। तो इसी तरह जो हाई क्लास में लोग पैदा हुए, उनके पास डिफरेंट और बिगर अपॉर्चुनिटीज आते हैं। जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो कम कमाते हैं या फिर ऐसे गरीब वर्ग से आते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ग्रो करने की, डेवलप करने की कम होती है। यही इसमें बात की जा रही है फोर्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ हमारा, द डेप्थ ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग। इंडियन कल्चर की क्या बहुत ही आप बोल सकते हैं अमेजिंग, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अद्भुत है। वाइटैलिटी, कल्चर, सॉरी, कलर, कैरेक्टर, स्पिरिट। वाइटैलिटी, कलर, कैरेक्टर, स्पिरिट, तो क्या बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है। तो द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज अमेजिंग। किसकी बात की जा रही है, वाइटैलिटी की, ठीक है। वाइटैलिटी मतलब
जीवंतता जो होती है, ठीक है, जिसमें क्या बोल सकते हैं, इंडियन कल्चर, जो मैंने अभी आपको बहुत बार बताया कि इंडियन कल्चर क्या है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक आप मानिए वो है इंडियन कल्चर, ठीक है। तो इंडिया की जो कल्चर है वो अभी तक जीवंत है, तो जीवंतता जो उसकी है उसे वाइटैलिटी बोलते हैं। तो इंडियन कल्चर की जो वाइटैलिटी क्या है, बहुत ही अमेजिंग बोला जा रहा है, किनके द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा। तो ये जो चैप्टर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें ये लाइन है, द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ यूनिटी, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, टॉलरेंस। तो एफ्लोरेसेंस मतलब फलना फूलना, जिससे, तो कल्चर किससे फलता फूलता है, तो कल्चर किससे फले फूलेगा, कल्चर किससे निकला है आप बोल सकते हो, ठीक है। कल्चर कहाँ पे पैदा हो रहा है, जन्म कहाँ हो रहा है कल्चर का, तो यूनिटी एकता में कल्चर का जन्म होगा, हिस्ट्री इतिहास में कल्चर का जन्म होगा, सिविलाइजेशन सभ्यता में कल्चर का जन्म होगा, या फिर टॉलरेंस आप बोल सकते हो अहिंसा में जन्म होगा कल्चर का। तो किसमें होगा, सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या होता है, सभ्यता आप बोल सकते हो क्या है, संस्कृति की जननी, कल्चर की जननी है। तो कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन, देयर आर सिविलाइज्ड पीपल अमंग whom only a dash section have achieved culture. There are civilized people among whom, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये लाइन तब आती है जब वहां पे बोला जा रहा है हुमायूं कबीर के द्वारा कि दुनिया में बहुत सारे क्या हैं, सिविलाइजेशन हुए हैं, बहुत सारी सभ्यताएं पनपी हैं, लेकिन उन सभी सभ्यताओं में, प्रेजेंट में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन उन सारी सभ्यताओं में से कुछ नहीं क्या किया, अपने एक विशेष कल्चर को डेवलप कर पाया है, ठीक है। जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले, या फिर अगर आप उसका क्या करें, एक कंपैरिजन करें एशियन कल्चर से, एशिया के जो कंट्रीज हैं, तो वहां पे आपको कल्चर जो होगा, यूरोप में आपको कल्चर की, संस्कृति की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन एशियन कंट्रीज क्या है, उन्होंने अपनी संस्कृति को अभी तक बचा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है देयर आर सिविलाइज्ड पीपल, क्या है, सब समाज है, सब लोग हैं, लेकिन अमंग whom only a dash section have achieved culture, लेकिन उनमें से बहुत ही कम ने, आंसर क्या है, लार्ज, बिग, स्मॉल, ह्यूज, तो क्या होगा, स्मॉल, आंसर क्या है, स्मॉल, ठीक है। लार्ज, बिग, स्मॉल, लार्ज, बिग, ह्यूज तो सेम ही है, लेकिन आंसर है स्मॉल। देयर आर सिविलाइज्ड पीपल अमंग whom only a small section have achieved culture, जो सब लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, उनमें से कुछ ही लोगों ने क्या किया है, संस्कृति को अचीव कर पाया, मतलब संस्कृति वहां पे अपनी बचा के रख पाई, संस्कृति वहां पे डेवलप हो पाई है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन ये था। एट्थ क्वेश्चन, द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय, ग्रीक इन्वेडर्स के बाद कौन आए, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय रोमन, सक एंड हुन, सन एंड मून, फ्रेंच। तो रोमन, फ्रेंच, सक एंड हुन्स होगा, सन एंड मून तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आंसर इसका सकर्स एंड हुन्स है, ठीक है। ये हिस्ट्री में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो इंग्लिश में भी इस चैप्टर में दिया गया है, द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय सका एंड हुन्स। तो ग्रीक इन्वेडर्स के बाद हमारे कौन आए, सक और हुन्स आए, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। Ninth question, a spirit of underlying dash is a remarkable feature of Indian culture. A spirit of underlying what? Unity, tradition, culture, feeling. तो एक spirit of underlying क्या है, हमारे अंदर समाहित क्या है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडियन लोग जो है, उनके अंदर क्या समाहित है, तो उनके अंदर है यूनिटी, एकता, ट्रेडिशन है, आप बोल सकते हो रिवाज जो होते हैं, कल्चर, संस्कृति होती है, या फिर फीलिंग होती है। तो हमारे अंदर क्या है, समाहित है एकता, अनेकता में भी एकता है। तो अ स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी इज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, एक बहुत ही विशेषता आप बोल सकते हैं, वो है जो हमारे अंदर यूनिटी है हमारे लोगों में, ठीक है। 10th क्वेश्चन, द इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी फॉर, क्या है, कैपेसिटी फॉर रिवाइव, रीएडजस्टमेंट, कम टू सर्वाइव, बी इंडिफरेंट। तो हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है, रीएडजस्टमेंट की, हमने सेम क्वेश्चन पहले भी देखा था, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, द इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी फॉर रीएडजस्टमेंट। 11th क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया इज इट्स बेस्ट कंटिन्यूटी। तो क्या है जो इंडिया के कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग बनाता है, स्पेशल बनाता है, ठीक है।
तो इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी, यूनिक कंटिन्यूटी, स्ट्रेंज कंटिन्यूटी या अनब्रोकन कंटिन्यूटी। तो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, यूनिक होगा, स्ट्रेंज होगा, अनब्रोकन होगा। तो व्हाट स्पेशली, क्या हमें डिफरेंट बनाता है लोगों के जो कल्चर है उनसे? तो इंडिया का जो कल्चर है वो क्या है, कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है, बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहा है। तो अगर ये लाइन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी सही है, ठीक है। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी। व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया इज इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यूटी। 12th क्वेश्चन, द डैश इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय द सक्कास एंड हुन्स। हमने ये भी पहले किया, सक और हुन्स से पहले कौन आए थे, ग्रीक आए थे। तो ग्रीक इज द करेक्ट आंसर, द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय सक एंड हुन्स। 13th question, all the invaders appeared on the scene as dash but were soon observed in the ranks of the vanquished। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जितने भी इन्वेडर्स आए वो सब पहले क्या अपीयर हुए, कैसे प्रतीत हुए कि वो विजेता हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुए, धीरे धीरे उनकी क्या हो गई, उनकी राज खत्म हो गई, उनका समाप्त हो गया राजपाट, ठीक है। वो क्या हुए, धीरे धीरे वो इंडियन कल्चर में ही मिल गए और उन्होंने इंडिया की जो कल्चर है वो बनी रही, लेकिन जितने आक्रमणकारी आए वो गायब होते रहे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है सून ऑब्जर्व्ड इन द रैंक्स ऑफ वैंक्विस्ड, यहां से उन्हें हार के जाना पड़ा। तो ऑल द इन्वेडर्स वर अपीयर्ड ऑन द सीन एज फॉरेनर्स, फ्रेंड्स, एनिमीज, विक्टर्स। तो क्या विजेता की तरह, विक्टर्स की तरह अपीयर हुए पहले तो, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें यहां से हटना ही पड़ा। 14th क्वेश्चन, देयर वर डैश इवन फॉर द आर्यन इन्वेजन। ये हमने पहले लाइन क्या पढ़ा कि आर्यंस वर द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के अर्लीस्ट इन्वेडर्स में से एक आर्यंस को माना जाता था। इट वाज बिलीव्ड दैट आर्यंस वर द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। तो ये माना जाता था आर्यंस क्या है, जो है पहले इन्वेडर है इंडिया के, या फिर शुरुआत में ही वो सबसे आए। लेकिन अभी की जो कुछ रिसर्च हुई उनका मानना है कि उनसे लोगों का मानना हो गया कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स है वो हमें बताती हैं कि जो हमारे आर्यंस थे उनसे भी पहले बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आए, लेकिन जो प्रोमिनेंट रहा वो आर्यंस का रहा। आर्यंस की बातें, आर्यंस का जो राज रहा कुछ समय तक रहा, इसके वजह से हम उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। तो उनसे पहले जो इन्वेडर्स आए या तो उतने शक्तिशाली नहीं होंगे, या फिर उनका जो यहाँ का जो आक्रमण करने के बाद राज रहा होगा वो बहुत ही कम रहा होगा, कम दिनों का, तो उनके बारे में हमें उतना पता नहीं था। लेकिन अब ये माना जाता है देवर डैश इवन फॉर द आर्यन इन्वेडर्स, देवर पीपल, इन्वेडर्स, प्लंडर्स, क्रॉसर्डर्स। तो क्या होगा आंसर, देवर इन्वेडर्स, ठीक है, देवर इन्वेडर्स। तो आक्रमणकारी, आर्यन से पहले भी कुछ आक्रमणकारी आए थे, तो देवर इन्वेडर्स इवन बिफोर द आर्यन इन्वेजन, ठीक है। आर्यन की जो आक्रमण थी भारत पे, उनसे पहले कुछ आक्रमणकारी इंडिया में आए थे। 15th क्वेश्चन, द आर्यन इन्वेजन लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द डैश विद द न्यू। आर्यन इन्वेजन ने क्या किया, आर्यन जो आक्रमणकारी आए उनके आक्रमण ने इंडिया की जो पुरानी सभ्यता थी उनमें कुछ नया जोड़ा, ठीक है। आर्यों की जो आप बोल सकते हैं तौर तरीके, रीति रिवाज और उनके संस्कृति से भी चीजें हमने इंडिया की संस्कृति में जोड़ लिए। तो द आर्यंस वर लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन मतलब मिलना, ठीक है। तो फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द डैश विद द न्यू, गोल्ड, ओल्ड, बैड, एक्सलेंट, क्या होगा ओल्ड विद द न्यू, पुरानी चीजों में और नई चीजें मिली। जो पुरानी इंडियन सभ्यता थी उसमें आर्यंस ने आके और नई चीजें मिलाई, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, the dash is in one sense the common characteristic of all culture। क्या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्या एक कॉमन विशेषता है जो सभी कल्चर में आपको देखने को मिलता है। तो रीएडजस्टमेंट, यूनिटी, सिविलाइजेशन, टॉलरेशन। तो डैश इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर, ठीक है। तो सिविलाइजेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, कल्चर जो है वो कैसे पनपती है, सिविलाइजेशन, सभ्यताओं में कल्चर पनपती है। तो कल्चर जहां होगा वहां ऑब्वियसली सिविलाइजेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां जहां पे सिविलाइजेशन है वहां पे कल्चर होगा ही। समझ रहे हैं आप, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहां पे भी कल्चर है वहां पे सभ्यता है, क्योंकि सभ्यता में ही कल्चर, संस्कृति जन्म लेती है। तो जन्म लेने के लिए सभ्यता का होना जरूरी है, सभ्यता होगी तभी संस्कृति होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सभ्यता में कल्चर हो। तो ये करेक्ट आंसर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप कैसे ये लाइन समझोगे, जैसे आप सोच सकते हो कि हर आम का पेड़ क्या देगा, आम का पेड़ फल देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आम के पेड़ में फल आए,
है ना, क्योंकि आप देखते हो बहुत सारे आम के पेड़ में फल आता ही नहीं है, बहुत सारे आम के पेड़ आप देखते हो कि नॉर्मली तो लगभग सभी में आता है। तो ऐसी बात हो गई कि आम के पेड़ फल देते हैं, लेकिन तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आम कहाँ से आता है तो आप बोलोगे आम के पेड़ से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आम का पेड़ फल दे। इसी तरह क्या हो गया, आम का पेड़ यहाँ पे क्या हो गया, सभ्यता सिविलाइजेशन, और आम क्या हो गया, कल्चर। तो कल्चर तो हर सभ्यता में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, सभ्यताएं होंगी हर कल्चर को पनपने के लिए। इसी तरह तो सिविलाइजेशन इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। तो सिविलाइजेशन इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। 16th का आंसर है सिविलाइजेशन। 17th must belong to any culture that is true and vital। क्या होना चाहिए हर कल्चर में, जो क्या है, ट्रू है मतलब ईमानदार है, सही है, और वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। दैट must belong to any culture that is true and vital। competition, jealousy and hatred, unity and universality, ignorance and superstition। क्या होना चाहिए, तो यूनिवर्सलिटी और यूनिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए हर कल्चर में कल्चर को जिंदा रखने के लिए उसमें यूनिटी, कल्चर में जितने लोग हैं वहां के, और विभिन्न कल्चर है। जैसे इंडिया में आप देखोगे कल्चर है एक, इंडिया का डिफरेंट कल्चर है अगर आप ग्लोबल रूप से देखोगे, लेकिन आप जब इंडिया के लोग हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे भी डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो उन कल्चर्स में क्या है, यूनिटी है और यूनिवर्सलिटी की बात की जा रही है। तो इंडिया का कल्चर आप जहां भी जाओगे वहां के लोग इंडिया के कल्चर को जानेंगे। जैसे सुपरस्टिशियस, जैसे मान लीजिए वो कुछ आप बोल सकते हो कंसेप्शन उनका रहा कि मान लीजिए इंडियन लोग साड़ी पहनते हैं, लाल टीका लगाते हैं, लेकिन ये क्या हो गई, यूनिवर्सलिटी हो गई हमारे कल्चर की। जो हमारा कल्चर है उसकी कुछ चीजें सभी कल्चर के लोगों को, सभी देश के लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया ये चीजें। तो यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल। तो सी आंसर करेक्ट है, आपको ये लाइन याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। 18th क्वेश्चन, हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो किसने ये स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर दिया था, तो ये स्पीच थी हुमायूं कबीर की, जो उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में दिया था, ठीक है। इंडिया के कल्चर पे, इंडिया के जो बहुत सारे इन्वेडर्स आए उस पे, इंडिया में जो एकता है उस पे उन्होंने बात की। तो ये जो स्पीच बोल सकते हैं, उन्होंने कहा किसने डिलीवर किया ये पूछा जा रहा है। तो हुमायूं कबीर, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, महादेव वर्मा, लियो टॉल्स्टॉय। तो आपको ये याद रखना है हुमायूं कबीर ने दिया था द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पे स्पीच, ठीक है। यू डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो हुमायूं कबीर। यही क्वेश्चन आएगा, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कहां देगा, पर आप फिर भी याद रखें उन्होंने ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी में डिलीवर की थी स्पीच, ये दी थी। 19th क्वेश्चन, वेयर हैव द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज्ड। तो वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज्ड, इंडिया एंड चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका, नन ऑफ दीज। तो कहां पे जो पुरानी सभ्यता है वो क्या हुई, उसका विकास हुआ और उसमें बदलाव हुआ। तो कहा हुआ इंडिया और चाइना में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, या किसी में नहीं। तो करेक्ट आंसर है इंडिया और चाइना, दोनों कंट्रीज जो है यहाँ का कल्चर क्या है, बहुत ही पुराना है, और साथ ही साथ बहुत ही क्या हो गया है, आप बोल सकते हो डेवलप कर गया है उनका कल्चर, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे बदलाव है। जो पहले कल्चर था वही सेम हमारा नहीं है। पहले हम क्या करते थे, अगर बात कर ले इंडिया में, तो लोग क्या करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। अब ज्यादातर लोग नहीं पहनते, मॉडर्न कपड़े आ गए, औरतें ज्यादातर साड़ियां पहनती है, औरतें अभी भी साड़ियां पहनती, पर उनके बहुत सारे और अटायर्स आ गए, ठीक है। तो यही बात की जा रही है कि ग्रो और डेवलप तो हुआ हमारा कल्चर, पर अभी भी वो कल्चर बना हुआ है। तो ये सिर्फ दो जगह पे हुआ है, एक तो इंडिया है और साथ ही साथ आप चाइना की बात कर सकते हैं। तो इंडिया एंड चाइना have old civilization and culture grown and changed। तो India and China correct answer है। 20th question, the experience of European countries gives us cases of dash। तो experience अब जब आप यूरोपियन कंट्रीज को देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, सिविलाइजेशन, यूनिटी, बारबेरियन या फिर इक्वालिटी। तो वहां पे आपको सभ्यता देखने को मिलेगी, सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में सभ्यता तो है पर संस्कृति जो कल्चर है वो नहीं है, ठीक है। उसमें बात की जा रही है जो जितना इंडिया, चाइना, एशियन कंट्रीज में आपको कल्चर फुल्ला फला मिलेगा वो वहां पे नहीं मिलेगा, जितना यूरोपियन कंट्रीज में नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन बट नॉट कल्चर एज मच, ठीक है।
21 व्हाट इज द की नोट ऑफ इंडियन लाइफ? इंडियन लाइफ में की नोट आपको क्या है, मुख्य बिंदु क्या होगी, इसकी बात की जा रही है। यूनिटी, टॉलरेशन, डाइवर्सिटी, नन। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता ऑल ऑफ दिस, तो हम ये तीनों दे देते। तीनों मिलता है हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन लाइफ, इंडियन सोसाइटी में देखने को। डाइवर्सिटी, विभिन्नता भी मिलती है। टॉलरेंस भी मिलता है। टॉलरेशन मतलब आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे की चीजें आप समझ सकते हो, ठीक है, और उसमें ढल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, इसे टॉलरेशन बोलते हैं। या फिर आप बात कर सकते हो अहिंसा की भी। फिर यूनिटी आ गया, एकता आ गई। तो ये तीनों देखने को मिलता है, लेकिन अगर एक आंसर हमें करना है तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट मोस्ट क्या बोला गया है, यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी इज द की नोट ऑफ इंडियन लाइफ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 22nd क्वेश्चन अब हम आ गए, व्हाट इज द की फैक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी? फिर से ये क्वेश्चन सेम है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, बार्डनेस, क्रूलिटी, नन ऑफ दीज। तो क्या है की फैक्टर? वहां पे हमने की पॉइंट देखा था, पहले हमने क्या देखा था, की नोट ऑफ इंडियन लाइफ। तो इसमें हमने यूनिटी में आंसर लगा दिया था, ठीक है, की नोट। लेकिन यहाँ की फैक्टर पूछा जा रहा है, तो इंडियन सोसाइटी में की फैक्टर एक पूछा जा रहा है, कारक पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन में देखोगे, बार्डर्स, क्रूलिटी नहीं होगा, क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। हमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या है, टॉलरेंस है लोगों को लेके, लोगों की कल्चर को लेके, लोगों की डिफरेंट सोच को लेके, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। हमारे अंदर हम क्या है, फ्लेक्सिबल है, नए विचार, नए सोच, अलग तरह के नियम कानून, इन सबको लेके, इसलिए इंडिया में अभी तक एकता बनी हुई है। व्हाट इज द की फैक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी? ए, फ्लेक्सिबिलिटी। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडिया? इंडियन नहीं, इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडिया? तो यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अंडरलाइंग यूनिटी, नन ऑफ दीज। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अंडरलाइंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, अंतर्निहित एकता। व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडिया? अंडरलाइंग यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज रहता है तो तीनों आंसर सही हो सकता था, ठीक है। 24th क्वेश्चन, कल्चर इज द, ये तो हमने पहले भी अभी ये लाइन पढ़ा है, ये लाइन तो आपको याद रखना ही रखना है। कल्चर इज द पेस्टिनेस, नॉन डेवलपमेंट, एफ्लोरेसेंस, श्रिंक। तो कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, सॉरी, कल्चर इज द एफ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन। कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ, एफ्लोरेसेंस मतलब होता है फलना फूलना। कल्चर क्या है, एफ्लोरेसेंस है, या फिर उससे ही आया हुआ है, ठीक है। आप बोल सकते हो सिविलाइजेशन से ही आया हुआ है कल्चर, इसीलिए इसे एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है, उससे ही पैदा हुआ है, निकला हुआ है। तो कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपको लाइन याद रखनी है। 25th क्वेश्चन, इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स। इंडियन कल्चर क्या है, बहुत ही अद्भुत है, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत है। किसके लिए, किस लिए? ये मिथ है, वाइटैलिटी है, लॉजिक है, करेज है। इसकी वाइटैलिटी के लिए, अमेजिंग वाइटैलिटी के लिए इंडियन कल्चर जाना जाता है, क्योंकि अभी तक जीवंत है ये कल्चर। इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स वाइटैलिटी, ठीक है। 25 का बी आंसर है। 26th क्वेश्चन, द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली व्हाट? इक्वल के साथ, इक्वली कल्चर जहां भी आए और वाइटैलिटी जहां पे है वहां पे हमें अमेजिंग आंसर कर देना है। टिपिकल, कॉमन, नन ऑफ दीज नहीं होगा, अमेजिंग आएगा। ये आप याद रख लीजिए, वाइटैलिटी के साथ अमेजिंग ही होगा। वाइटैलिटी दी हुई तो अमेजिंग आंसर है, अमेजिंग दिया हुआ तो वाइटैलिटी आंसर हमारी हो जाएगी। 27th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च द एग्जिस्टेंस ऑफ बेस हैज बीन कंसिडर्ड टू बी ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च जो हुई है, अभी जो रिसर्चेस हो रहे हैं, आधुनिक जो रिसर्चर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, पहले क्या माना जाता था कि इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेडर कौन है, आर्यंस। आर्यंस जो है शुरुआत के आक्रमणकारी है, शुरुआत में आए। लेकिन तो मॉडर्न रिसर्च है, अभी की आधुनिक रिसर्चर्स जो है वो क्या मानने लगे, अभी की जो रिसर्चेस हुई उनसे जो फाइंडिंग्स आए, रिजल्ट्स आए, वो क्या बताते हैं कि आर्यन से भी पहले, आर्यन से भी पहले, तो प्री आर्यंस, ठीक है, आर्यन से भी पहले इन्वेडर्स आए हैं। और ये बात क्या है, सही है। तो किसकी एग्जिस्टेंस ट्रू मानी जा रही है, कैसा जो एग्जिस्टेंस है ट्रू माना जा रहा है, पोस्ट आर्यन, आर्यन इन्वेडर्स के आने के बाद के इन्वेडर्स, नो प्री आर्यंस इन्वेडर्स, या नन ऑफ दीज। तो प्री आर्यन उसे बोला जा रहा है। प्री मतलब पहले, क्या होगा, प्री मतलब पहले होगा, कहीं भी अगर प्री लगाए तो पहले, और पोस्ट क्या हो जाएगा, बाद। तो आर्यंस के पहले के इन्वेडर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे, ये बात मानी जाने लगी। तो सही क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च द एग्जिस्टेंस ऑफ प्री आर्यन इन्वेडर्स हैज बीन कंसिडर्ड टू बी ट्रू। तो प्री आर्यंस इन्वेडर्स करेक्ट है।
28th question. It is the feeling of belonging to one dash that is so special about Indian culture. It is the feeling of belonging to one religion, group, region, race, to one group. यहाँ पे आंसर क्या सही है? One group. It is the feeling of belonging to one group that is so special about Indian culture. इंडिया का जो कल्चर है उसमें लोग मानते हैं हमें जो भारतीयता की भावना है, इंडियननेस है, उसमें क्या माना जाता है? सब अपने आप को एक रूप में देखते हैं, इसीलिए ग्रुप की बात की जा रही है. इट इज द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन ग्रुप दैट इज सो स्पेशल अबाउट इंडियन कल्चर. 29th question. Culture is always a complex of dash strands of varying importance and vitality. Culture क्या है? एक जटिल, क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है. जटिल एक आप बोल सकते हैं ब्रांच है. किस चीज का? तो डिफरेंट या फिर 2, 3, 4 मैनी में से हमें भरना है. तो मैनी स्ट्रेंथ्स, बहुत सारे स्ट्रेंथ्स मतलब होते हैं बहुत सारी रस्सियां अगर निकली हुई है किसी चीज से, बहुत सारे ब्रांचेस निकले तो उसे स्ट्रेंथ्स बोलते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटैलिटी. तो इंडिया का जो कल्चर है उसमें क्या बहुत सारे तरह के कल्चर हैं. तो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ डिफरेंट कल्चर हमें देखने को मिलता है. बहुत तरह के कल्चर, बहुत तरह की जातियां, बहुत तरह के रीति रिवाज, बहुत तरह के भोजन खान पान. तो उसमें इसलिए बोला गया है 2, 3, 4 नहीं होगा, मैनी. ठीक है, क्या आंसर है? मैनी. इंडिया कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रेंड्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस. और सब में क्या है? हर बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जो स्ट्रेंड्स हैं, और उसमें क्या है? जीवंतता भी है, वाइटैलिटी भी है. बहुत सारी चीजें पुरानी, बहुत सारी खत्म हुई, पर बहुत सारी अभी तक बनी हुई है. तो इंपॉर्टेंस उनका डिफरेंट था. कुछ चीजें क्या है हमारे इंडियन कल्चर में भी बुरी थी, जैसे सती प्रथा आप ले लीजिए, अभी भी जैसे दहेज प्रथा अभी भी एग्जिस्ट करती, लेकिन ये सारी चीजें क्या है? बुरी थी, तो इन्हें हमारे कल्चर से हटा दिया गया. तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंस है उन चीजों की, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है. जिनकी इंपॉर्टेंस है वो अभी तक बनी हुई है, जिनकी नहीं थी वो खत्म हो गई. द कल्चर इज always the culture is always a complex of many strands of varying importance and vitality. 30th question. In India, the difference between masses and classes is not of quality but of information. And अभी हमने देखा जो डिफरेंस है डिफरेंट वर्गों में या फिर मासेस पॉपुलेशन में इंडिया में, वो किसकी कमी की वजह से है? तो अपॉर्चुनिटी की. हमने ये देखा था क्वेश्चन पहले भी, तो ये लाइन से लिया गया था. इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन मासेस एंड क्लासेस इज नॉट ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, जो आप बोल सकते हैं लोग हैं वो सभी आपको अच्छे मिलेंगे, हर जगह अच्छे लोग मिलेंगे, हर जगह बहुत ही धनी रिच कल्चर मिलेगा देखने को आपको. तो क्वालिटी की क्या है? कमी नहीं है. कमी क्या है? इंफॉर्मेशन, सूचना लोगों तक नहीं पहुंच पाती है. बहुत लोग जगह एजुकेशन नहीं है अभी तक पहुंचा हुआ, तो सूचनाओं की कमी है. और उसके साथ क्या कमी है? अपॉर्चुनिटीज की. ठीक है, अपॉर्चुनिटी इज द करेक्ट आंसर. इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन मासेस एंड क्लासेस इज नॉट ऑफ क्वालिटी but of information and opportunity. 30th question. 31st question. हुमायूं कबीर was a famous. हुमायूं कबीर एक फेमस क्या थे? डॉक्टर थे, ऑरेटर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे या फिर लॉयर थे? तो ये क्या थे? पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक चिंतक थे. ठीक है, राजनीतिक चिंतक थे. इन्होंने द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पे भी जो कोई चिंतन करेगा, कोई राइटर होगा, लेखक होगा, कोई बहुत ज्यादा पढ़ेगा, तभी वो इतनी अच्छी क्या कर दे पाएगा? स्पीच, भाषण दे पाएगा. तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि हुमायूं कबीर वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर. 32वां 32nd क्वेश्चन. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर इज. तो हमने पहले भी ये देखा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर क्या है? एडजस्टमेंट, सिविलाइजेशन, टॉलरेशन, यूनिटी. तो क्या है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? कल्चर. जो कॉमन विशेषता है वो सिविलाइजेशन. तो कॉमन कल्चर, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कल्चर की, वो क्या है? सिविलाइजेशन है, सभ्यता है. 33rd question. Humayun Kabir's lecture delivered in Baroda University focuses on the dash of past India's culture. तो इंडिया के पास्ट किस चीज पे फोकस करता है? इंडिया के पास्ट कल्चर की चीजों पे फोकस करता है. जो हुमायूं कबीर ने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में ये द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर स्पीच दी थी, तो पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर कैसा था? इंडिया की जो कल्चर है उसका पास्ट कैसा था? रिच था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, रिमोट था या ग्लोरियस था? तो हमारा पास्ट क्या था? ग्लोरियस था, चमचमाता हुआ एक पास्ट था. ठीक है, हुमायूं कबीर्स लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर. तो करेक्ट आंसर क्या है? ग्लोरियस. ठीक है, ये आंसर ये भी आप याद रखिए, ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 34th question. Indians have shown the power to make dash changes and of becoming used to new situation. तो
इंडिया के लोगों ने बड़े चेंजेस किए, बड़े बदलाव लाए उनके कल्चर में, पर फिर भी क्या हुआ, उन्होंने अपने पुराने कल्चर को संभाल के रखा और वो क्या है, बिकमिंग यूज्ड टू न्यू सिचुएशंस। और जितने भी न्यू सिचुएशंस है, जैसे आप मान लीजिए हमारे इंडियन कल्चर में अभी क्या हो रहा है, इंडियन सोसाइटी में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग क्या हो रहा है, एडजस्ट कर ले रहे हैं उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ। वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसे अपना ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। Indians have shown the power to make big changes and becoming used to of new situations. तो big A option correct है। 35th question, according to Humayun Kabir, dash through social habits and customs. According to Humayun Kabir, culture through social habits and custom, discipline through social habits and custom, विलेज गवर्नमेंट क्या होगा, कल्चर। क्या है इसका करेक्ट आंसर, कल्चर। अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर, कल्चर इज थ्रू हैबिट्स एंड कस्टम। कल्चर में क्या आपको देखने को मिलता है, कल्चर की जब हम बात करते हैं तो एक जगह, एक प्रांत, एक देश के लोगों का जो हैबिट्स है, जैसे आप बात कर ले साउथ इंडिया की, अगर साउथ इंडिया को ले तो वहां जब लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ पूजा पाठ करने के बाद वो इडली डोसा खाएंगे। बिहार की बात कर ले तो हमारा ज्यादातर चावल दाल सब्जी ये चलता है। अगर आप ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो लोग वहां का, उनका भोजन डिफरेंट है। तो यहाँ पे हैबिट्स की बात की जा रही है। हैबिट्स और जो रिचुअल्स होते हैं वो वही सब मिलके क्या बनाते हैं, जो कस्टम और रिचुअल्स होते हैं, जो हमारी मान लीजिए कस्टम्स क्या हो गए, पूजा पाठ करने का तरीका, पहनावे का तरीका, बोल चाल का तरीका, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं, सभ्यता बनाते हैं। 36th क्वेश्चन, हु वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टिल रिसेंटली अकॉर्डिंग टू ऑथर। अकॉर्डिंग टू ऑथर के अकॉर्डिंग कौन अभी तक, लगभग कुछ सालों पहले तक अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया माने जाते थे, मतलब इंडिया के शुरुआत के आक्रमणकारी माने जाते थे। तो कौन हमने देखा, वो आर्यंस को माना जाता है, ठीक है, आर्यों को माना जाता था। तो 36 का क्वेश्चन का आंसर है ए, आर्यंस। 37 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। किसने लिखा, किसने स्पीच डिलीवर किया था, तो हुमायूं कबीर ने। फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा हुमायूं कबीर, तो यही हो गया करेक्ट। खुशवंत सिंह नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा नहीं है, कौन है, हुमायूं कबीर। ये आप याद रखें, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर कौन, किन्होंने लिखा है, हुमायूं कबीर ने। 38th क्वेश्चन, हुमायूं कबीर हैड डिलीवर्ड द लेक्चर ऑन, किस पे इन्होंने लेक्चर डिलीवर किया था, भारत इज माय होम, द पेस फॉर लिविंग, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, या फिर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ये आपको याद रखना है कि अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं पर उनका मीनिंग सेम है। सिंपली पूछा जा रहा है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया, किसने स्पीच ये डिलीवर किया, कितने इस नाम का आर्टिकल लिखा, सबका आंसर क्या है, हुमायूं कबीर। या फिर हुमायूं कबीर दिया गया और उनके द्वारा डिलीवर लेक्चर पूछा जा रहा है, स्पीच पूछा जा रहा है, उनके द्वारा लिखी राइटिंग पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने 38 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखे। तो आई होप अगर एग्जाम में आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिला तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। और अभी तक आपने हमारी एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो जाके हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट करें, और भी अदर वीडियोस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हर चैप्टर के लगभग पूरे हो गए इंग्लिश के चैप्टर्स, तो अब हम कुछ इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स आपके लिए लाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर के भी अलग टॉपिक वहां पे अवेलेबल है, और भी अदर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है, तो फ्री में कंटेंट आपके लिए हम अवेलेबल करवा रहे हैं और मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो हमें सपोर्ट दिखाइए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कीजिए लाइक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन। तो 17 सालों से ये पब्लिशिंग क्षेत्र में काम कर रही है और क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई है बहुत ही अच्छी किताबें। तो आपके सिलेबस में जो जो किताबें, आपके सब्जेक्ट जो जो चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें आप देख सकते हैं। फिर हमारी आप देख सकते हैं सोशल स्टडीज की सीरीज की किताबें, जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की बुक, और साथ ही साथ हम आपके लेके आए हैं क्वेश्चन बैंक। तो 3 तरह की क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें चैप्टर और टॉपिक वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हर टॉपिक से जितने क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे एक साथ देखने को मिलेंगे। फिर 2 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है जिनमें आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो ईयर वाइज दिए हुए होंगे। तो इसमें 2 टाइप का है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये किताब अवेलेबल है। तो कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी बिहार बोर्ड में एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही यूजफुल है। तो इन किताबों को आप चेकआउट करें। साथ ही साथ हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
की भी एक बुक है जिसमें हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आपको एक जगह पे सारे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो एक बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में आपके सिलेबस में देखने को मिल रहा है, तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छी हेल्पफुल किताबें हैं। प्लीज इन किताबों को जाके चेकआउट करें। मैं आपको बताती हूँ आप कहाँ पे किताब परचेस कर सकते हैं। पहले मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स की भी बात कर लेती हूँ। उनके लिए भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें हमारे पास अवेलेबल है क्लास 9th के स्टूडेंट्स। साथ ही साथ क्लास 11th और 12th के भी स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास हिंदी, इंग्लिश की किताबें आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, वो भी अवेलेबल है। तो इन किताबों को आप जाके करें चेकआउट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारी किताबें अवेलेबल है, जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे। अगर आप रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज की किताबें सर्च करोगे तो ये सारी किताबें आपको वहां देखने को मिलेंगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो। या फिर आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, जो है रोशनी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट्स विजिट करना चाहते हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक अवेलेबल मिलेगा, तो वहां से भी आपको किताबें परचेज आप कर सकते हो और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी किताबें। साथ ही साथ अगर किसी भी नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी अपने चाहो तो वहां भी ये सारी किताबें अवेलेबल मिलेंगी। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस सो मच सपोर्ट। हमारे वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इन वीडियोस को अगर उनके लिए भी हेल्पफुल है तो। लास्टली, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस पोस्ट हो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।